हल्दीपुर गांव के जंगल में कड़क सेठ प्रधान था। कड़क बहुत ही लालची और बदमाश था। कड़क गरीब लोगों की जमीन और घर हड़प लेता था। वो उनको खेत की जमीन पर भी जबरदस्ती कब्जा जमा लेता था। ऐसे ही कड़क सेठ पीलू और उसके पिता के घर पर कब्जा कर लेता है। पिताजी, कड़क सेठ बहुत बदमाश है। उसने आपको कर्ज के नीचे दबाकर हमारा घर अपने कब्जे में कर लिया है। बेटी, वो ऐसे ही करता आया है। लोगों को धोखा देकर आधे जंगल में कब्जा कर लिया है। सब उससे डरते हैं। उसकी कोई न कोई कमजोरी जरूर होगी। मैं उसे आपकी जमीन वापस करवा के ही रहूंगी। फिर पीलू अपनी सहेली बबली से मिलती है और उसको पूरी बात बताती है। क्या बताऊं बहन पीलू, कड़क सेठ ने तो मेरे पिताजी का भी खेत कब्जे में कर लिया था। पिताजी ने 50,000 कर्ज लिए थे। कड़क सेठ जबरदस्ती उनसे 2 लाख रुपए लेकर खेत वापस किया। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? हमें कुछ करना चाहिए। मेरे हरिया मामा आने वाले हैं। वो बहुत होशियार है, उनसे हम सलाह लेंगे। तब तक पीलू और उसकी परिवार एक पेड़ के नीचे रहने लगते हैं। अगले दिन बबली के हरिया मामा आते हैं। पीलू, ये हरिया मामा है, इनको तो अपनी मुसीबत बता। फिर पीलू हरिया को सब कुछ बता देती है। देखो पीलू, बदमाश गुंडों को आसानी से नहीं हराया जा सकता है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए रहने का एक पुरानी बस में इंतजाम कर दूंगा। ठीक है मामा जी, मैं अपने बूढ़े माँ बाप के साथ पुरानी बस में ही रह लूंगी। जब पीलू अपने परिवार के साथ पुरानी बस में रहने लगी तो कड़क उस बस को भी हड़पने की सोचता है। पीलू को ये बात पता लग जाती है। वो तुरंत ही हरिया मामा के पास जाती है। हरिया मामा, कड़क सेठ हम गरीब लोगों का पुराना बस का घर भी हड़प लेना चाहता है। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरे पास एक तरकीब है। आप अगर मेरा साथ देंगे तो हम कड़क को हराने में कामयाब हो जाएंगे। फिर पीलू हरिया और बबली को अपना प्लान बताती है। अगले दिन जब कड़क अपने आदमियों के साथ पीलू के बस वाली घर पर कब्जा करने के लिए पहुंचता है। कड़क सेठ जी, मैं विदेश से यहाँ आया हूँ। विदेश की रानी चिड़िया आपके जंगल घूमने आई है। उनके साथ एक सोने का टैंक घर है। क्या सोने का टैंक घर? हाँ, उसके बाल भी सुनहरे हैं और वो जहाँ भी जाती है सोने का टैंक लेकर जाती है। आप अगर चाहो तो मैं उनसे आपको मिलवा सकता हूँ, क्योंकि आप इस जंगल के मुखिया हो और सबसे अमीर आदमी। वो गरीब को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। हाँ, बिल्कुल मिलूंगा मैं उनसे। मैं भी गरीब को बिल्कुल पसंद नहीं करता। हरिया कड़क को सुनहरे बाल लगाई हुई पीलू और बबली से मिलवाता है। कड़क सोने का टैंक देखकर चकरा जाता है। विदेशी रानी जी, आप तो सच के सोने के टैंक में रहती है। काश मेरे पास भी ऐसा ही सोने का टैंक होता। हो सकता है कड़क सेठ, आप यही टैंक हमसे खरीद सकते हैं, लेकिन ये अफ्रीका के जंगल का खालिस 24 कैरेट सोना है। आपकी पूरी जमीन जायदाद खर्च हो जाएगी। लेकिन 1 साल में ही इस सोने का टैंक का दाम 5 गुना बढ़ जाएगा। और 2 साल में 10 गुना। आप तो 2 जंगल खरीद लोगे इतने पैसे में। वाह, ये रखो मेरे जमीन जायदाद के कागज। मुझे ये सोने का टैंक दे दो। पीलू तुरंत ही कड़क सेठ की पूरी जमीन जायदाद अपने नाम कर लेती है। अगले दिन जब कड़क सेठ अपने सोने के टैंक की दीवार को छूता है तो वो गिर जाता है। वो कबाड़ के टुकड़ों से बना हुआ नकली टैंक था, जिसमें होली वाला सोने का रंग चढ़ा हुआ था। हाय हाय, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मुझे वो रानी लूट ली। चोर है चोर। चोर वो नहीं, तुम हो कड़क सेठ। तुमने धोखे से जंगल के गरीबों की जमीन लूटी थी। अब तुम्हें तुम्हारा ही तरीके का धोखा मिल गया ना। कड़क बहुत शर्मिंदा होता है। पीलू सबको उनकी जमीन लौटा देती है। फिर सभी लोग हरिया की मदद से पक्के घरों में रहने लगते हैं और कड़क जंगल छोड़कर भाग जाता है। इस तरह से पीलू की सूझबूझ और हिम्मत उसके काम आती है। वो अब हंसी खुशी रहने लगती है।
एक गांव के जंगल में पीलू और बबलू बहुत प्यार से रहते थे। एक दिन पीलू अपने पति से कहती है, सुनिए जी, आज फिल्म चलते हैं। आपको वैसे भी छुट्टियाँ नहीं मिलती है, आज मिली है तो हम घूम कर भी आएंगे। तो बबलू कहता है, ठीक है, अपनी बाइक में चलेंगे, तुम तैयार हो जाओ। फिर दोनों पति पत्नी बाइक में सवार होकर फिल्म देखने के लिए चले जाते हैं। जो वो दोनों फिल्म देखकर लौट रहे थे, उनका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों सड़क के किनारे गिर जाते हैं। आप ठीक हो बबलू जी? हाँ पीलू, तुम ठीक हो ना? वो तो गनीमत है कि हमारी जान बच गई। तभी हरिया बोलता है, चलो बबलू की बाइक के टायर को ट्रक के नीचे से निकालते हैं। बबलू की बाइक पूरी तरह से टूट गई थी। फिर वो लोग एक ट्रैक्टर की मदद से टूटी हुई बाइक को अपने घर लेकर जाते हैं। मेरी इतनी मेहनत से कमाई हुई बाइक ऐसे ही टूट गई। अब पता नहीं ऑफिस कैसे जाना होगा और इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी। मेरे पास कुछ पैसे जमा है, आप चिंता मत करो। अगले दिन बबलू न्यूज़पेपर में कोई खबर देखता है कि गांव में मोटरसाइकिल की रेस होने वाली है। काश मेरे पास मेरी बाइक होती तो मैं इस रेस में भाग लेता और जीत के पैसे कमाता। आप दुखी मत होइए, मेरे ख्याल से आप अपने मैकेनिक दोस्त हरिया से मिलो और उससे अपनी बाइक ठीक करवाओ। मुझे पक्का यकीन है कि आप बाइक ठीक करवा ही लोगे और रेस जीत भी जाओगे। ये ठीक कह रही हो पीलू। फिर बबलू हरिया के पास जाता है। हरिया मेरे दोस्त, मेरी बाइक को ऐसा रिपेयर कर कि मैं गांव में होने वाली रेस जीत जाऊं। मुझे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। फिर हरिया आसपास देखता है और एक ट्रैक्टर के टायर को बाइक में फिट कर देता है। एक पुरानी कार से उसका इंजन निकालता है और बाइक में लगा देता है। ये देखकर बबलू बहुत हैरान हो जाता है। अब इस बाइक को चालू करके देखो बबलू। जब बबलू बाइक ऑन करता है तो वो शेर की तरह गुर्राता है। वाह हरिया, तूने तो मेरी बाइक ऐसी तूफानी रिपेयर की है। रेस जीतने के बाद पार्टी देना बबलू। फिर बबलू घर आता है। बबलू जी, आपकी बाइक तो बहुत ही सुंदर दिख रही है, इसको कोई ट्रक अब गिरा नहीं सकती। पूरे गांव में बबलू की बाइक को लोग आश्चर्य से देख रहे थे और बबलू रेस में भाग लेता है। रेस के दिन सभी इकट्ठा होते हैं। बबलू मजा लेने के लिए पहले धीरे धीरे बाइक चला रहा था, लेकिन फिर वो सबको मात देते हुए तूफानी स्पीड से आगे निकल गया और रेस जीत गया। रेस जीतने पर उसे 1 लाख का इनाम मिला और बबलू पीलू से कहता है, पीलू, ये तुम्हारे साथ देने के कारण ही हो पाया है। तूने मेरा मनोबल टूटने नहीं दिया और मुझे रेस में भाग लेने के लिए बाइक ठीक करने का आइडिया भी दिया। क्यों नहीं जी, आखिर आपकी पत्नी जो हूँ, आपकी जीत में मेरी जीत है। इस तरह से पीलू और बबलू हंसी खुशी रहने लगे। भिलाईपुर के गांव में पीलू सोडा बेचा करती थी। पीलू का सोडा बहुत बिकता था। पीलू घरेलू तरीके से रंग बनाया करती थी और बहुत अच्छे से अलग अलग फ्लेवर बनाकर बेचा करती थी। ये लोगों को बहुत पसंद आता था। उसके दुकान के सामने कालू की भी सोडा की दुकान थी, लेकिन वो बहुत ही आलसी था और पीलू की तरक्की से जलता था। सोडा ले लो सोडा, रंग बिरंगे अलग अलग फ्लेवर्स के सोडा। ऐसे फ्लेवर्स आपको पूरे जंगल में कहीं नहीं मिलेंगे। सोडा ले लो सोडा, हाजमा ठीक करने वाला सोडा। तो टिल्लू कहता है, कालू भाई, आजकल लोग शौक के लिए सोडा पीते हैं, हाजमा ठीक करने के लिए नहीं। इसलिए हम पीलू की दुकान में जाते हैं, वहाँ एक से एक फ्लेवर के सोडे मिलते हैं। ये सुनकर कालू बहुत गुस्सा करता है। टिल्लू पीलू की दुकान जाकर पूरे परिवार के लिए सोडा ले लेता है। ये लो टिल्लू भैया, फैमिली पैक सोडा, 500 रुपए हुए। कालू सोच में पड़ जाता है। इस पीलू को हराने का तरीका सोचना होगा, नहीं तो मुझे ये गरीब कर देगी और मुझे जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। उस रात कालू जाबाज चील के पास जाता है और जंगल से एक पाउडर लेकर आता है, जिसको वो अपने सोडा में मिलाता है। अगले दिन कालू मिलावटी सोडा बेचने लगता है। सोडा ले लो
इंटरनेशनल सोडा, एक बार पियोगे तो बार बार पियोगे। सोडा ले लो इंटरनेशनल सोडा, एक बार पियोगे तो बार बार पियोगे। अरे कालू भैया, तुम कहाँ से इंटरनेशनल सोडा ले आए? वो मेरे जीजाजी ने भेजे है अमेरिका से। एक बार पी के तो देखो ठिल्लू भाई, बार बार पियोगे। ठीक है, एक दो, नहीं अच्छा लगा तो पैसे नहीं दूंगा। कालू टिल्लू को सोडा देता है और टिल्लू एक के बाद एक 5 सोडा पी जाता है। अरे वाह कालू भाई, क्या सोडा है! इसके सामने तो पीलू का सोडा एकदम बकवास है। मैं अपने दोस्तों को भी यहाँ लाता हूँ। और जल्दी ही पीलू की दुकान खाली हो जाती है। कोई भी ग्राहक उसके पास नहीं जाता है और सिर्फ कालू के पास ही सब सोडा पीते हैं। पीलू, तुम जंगल छोड़कर अफ्रीका चली जाओ, वही तुम्हारे लिए सही रहेगा। मैं तो बर्बाद ही हो गई हूँ। ये अचानक से कालू का कौन सा जीजा जी पैदा हो गया अमेरिका में। उस रात पीलू अपनी दुकान बंद करके जा रही थी। वो बहुत उदास थी और जंगल छोड़ने के बारे में सोच रही थी। तभी उसे कालू दूर जंगल में उड़ता हुआ दिखता है। अरे कालू इतनी रात में गहरे जंगल में कहाँ जा रहा है? इसका पीछा करती हूँ। और पीलू जाबाज के साथ उसके सौदे को होता हुआ देख लेती है। पीलू अपने मोबाइल में सब रिकॉर्ड कर लेती है और फिर कालू को वो पाउडर घर में सोडा में मिलाते हुए भी रिकॉर्ड कर लेती है। पीलू तुरंत ही हरिया इंस्पेक्टर के पास जाती है। इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए, कालू सोडा में नशा मिला रहा है। हरिया वो वीडियो देखता है और बहुत गुस्सा करता है। मैं इसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। फिर हरिया सभी चिड़ियों को लेकर कालू के घर जाता है। कालू, तुम मुझे नशा वाला सोडा बेच रहे थे, अब हम सब तुम्हारा नशा उतारेंगे। ऐसे टिल्लू कहता है। कालू की बहुत पिटाई होती है और फिर उसे जेल हो जाता है। इस तरह से पीलू अपनी ईमानदारी के कारण जंगल में अकेली सोडा बेचने वाली रह जाती है और अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगती है। गोंडा नाम की राज्य में सूरजभान नाम का एक राजा राज करता था। उसके एक बहुत ही सुंदर पुत्र था जिसका नाम था स्वर्णपुत्र। सूरजभान अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता था, मगर उससे भी ज्यादा वो प्रेम करता था स्वर्ण पे। इसीलिए अपने पुत्र का नाम भी स्वर्णपुत्र रखा था। उसकी खजाने में सोने का भंडार था। उतना सोना दुनिया के किसी भी राजा के खजाने में नहीं था। इसके बाद भी खजाने में जितना सोना बढ़ता, सूरजभान की सोने की लालच भी अधिक होती जा रही थी। उसका दिन का अधिकांश समय खजाने में ही निकला जाता था। सोने की लालच की वजह से अक्सर वो अपने पुत्र को अनदेखा करता था। खजाने की वो कोना खाली पड़ा है, उसको भी सोने से भर देना है। मंत्री जी, इस बार की फसल के कर और एक सोने का सिक्का बढ़ा दो। जी हाँ प्रभु, अगर मगर कुछ नहीं। अरे प्रभु, इतनी फसल तो आए जो वो कोना भर दे। मंत्री की बात सुन के राजा को लगता है कि यह काम नहीं करने वाला है, मगर उसकी सोने की लालच इतना बढ़ गया था कि वह अन्न जल त्याग कर ईश्वर की कठोर उपासना में लग गया। उसकी तपस्या से प्रसन्न ईश्वर दर्शन देते हुए कहते हैं, बोलो वत्स, मन चाहे वरदान लो, क्या चाहिए तुम्हें? हे भगवान, मुझे ये वरदान दे कि मैं जिस किसी वस्तु को भी छूऊं वो सोना बन जाए। ईश्वर को सूरजभान की लालच समझ में आ गई थी। वरदान देने से पूर्व उन्होंने आगाह किया, राजन, वरदान मांगने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लिया है? तो सूरजभान संपूर्ण श्रद्धा से और विनम्र होके कहते हैं, हे ईश्वर, मैं इस विश्व के सबसे बड़ा धनी राजा बनना चाहता हूँ। हमने संपूर्ण सोच विचार कर लिया है, हमें यही वरदान चाहिए। इसकी लालच की बुद्धि सही होने वाली नहीं है, ये शंकर भगवान को पता चल गया और वो तथास्तु कहते हुए वहाँ से गायब हो गए। राजा सूरजभान यह वरदान पाकर खुशी से पागल हो गया था। दूसरे ही दिन सोकर उठने के उपरांत अपनी शक्ति परखने के लिए उसने अपने पलंग को छूकर देखा। वह पलंग सोने का बन गया।
सूरजबान बहुत खुश हुआ। दिन भर वह सुध-बुध खोकर अपनी महल की हर चीज को सोने में परिवर्तित करने में जुट गया। उसे अपनी खान पान तक की चिंता नहीं थी। शाम को सूरजबान थक गया था। उसे जोरों से भूख भी लगी थी। अपने सेवकों को भोजन परोसने के लिए कहता है। जैसे ही सूरजभान भोजन को हाथ लगाता है, वह सोना बन जाता है। अब सोने को तो खा नहीं सकते, तो गुस्से से तिलमिलाते हुए वो उठकर बाहर आ जाता है। ऐसे ही टहलते हुए अपने उद्यान में जा पहुंचता है। वहाँ वह देखता है अपना छोटा बेटा स्वर्णपुत्र वहाँ खेल रहा है। उसकी खेल कूद देखकर राजा की मन में पुत्र वात्सल उमड़ कर आता है। कुछ क्षणों के लिए अपनी भूख भी भूल जाता है। जब स्वर्णपुत्र पिता को वहाँ उद्यान में देखते हैं, तो प्रेम से दौड़ के आके गले लग जाते हैं। विधि की विपर्यास ये था कि स्वर्णपुत्र भी स्वर्ण में बदली हो गया। सूर्यभान रो रो कर कहने लगा, हे ईश्वर, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप अपना वरदान वापस लीजिए। मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी। मेरा लालच तांडव कर रहा था। हमें समझ आ गया है कि हर वस्तु अमूल्य होता है। हमारे लिए सबसे अमूल्य तो हमारा पुत्र स्वर्ण पुत्र है। उन्हें आप कृपया इंसान बना दीजिए। कहते हुए फिर से रोने लगता है। उस पर दया आकर ईश्वर फिर से तथास्तु बोलते हैं और हवा में लीन हो जाते हैं। स्वर्णपुत्र फिर से इंसान बनता हुआ देख सूरजभान बहुत खुश होता है और अपनी गलती की, अपनी लालसा की उसे पश्चाताप भी होता है। तो मंत्री को बुलाकर कहते हैं, मंत्री जी, अपना कोषागार जरूरतमंद और निर्धनों के लिए खुला रख दो। सूरजभान अपने पुत्र को गले लगाकर खुशी की आंसू बहाते हैं। उनका लोभ खत्म हो गया था और संतुष्टि की जीवन की ओर यात्रा शुरू कर देते हैं। एक छोटे से गांव में पीलू चिड़िया रहती थी। उसका बेटा टिल्लू और बहू बबली भी उसी के साथ रहते थे। लेकिन टिल्लू और बबली को पीलू का साथ रहना पसंद नहीं आता था। पीलू की एक बेटी भी थी। उसकी एक अमीर घर में शादी हो चुकी थी। शादी के बाद वो अपनी माँ से अच्छा व्यवहार नहीं रखती थी। माँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। मेरी आमदनी बहुत कम है। मैं तुम्हारा खर्चा सहन नहीं कर पा रहा हूँ और गांव में वृद्धाश्रम भी नहीं है जहाँ मैं आपको छोड़ कर आ सकूँ। मेरी पूरी पगार घर चलाने में ही चली जाती है। मुझे बच्चे होंगे तो उन्हें स्कूल कैसे भेजूंगा, ये भी मैं सोचता रहता हूँ। कुछ दिन पिंकी दीदी के यहाँ चली जाओ। बेटा, अपनी बेटी के ससुराल में मैं कैसे चली जाऊँ? चल, तुझे तकलीफ ना हो तो मैं ये कोशिश करके देखती हूँ। फिर पीलू अपनी बेटी के ससुराल चली जाती है। बेटी पिंकी, क्या मैं तुम्हारे यहाँ कुछ महीने रुक सकती हूँ? वो क्या है ना, टिल्लू की आमदनी कम है तो वो मुझे तेरे यहाँ रुकने के लिए भेजा है। अरे माँ, मैं तो अपने पति के साथ आज ही स्विट्जरलैंड जाने वाली हूँ। मैं तुम्हें यहाँ कैसे रख सकती हूँ? पीलू ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। वो रोने लगती है। हे भगवान, इस बुढ़ापे में मेरे बच्चे कैसे हैं जो मुझे सहारा नहीं दे सकते। फिर थोड़ी देर में कुछ सोचकर वो एक सुनार के पास चली जाती है। सुनार भैया, आप ये अंगूठी गिरवी रख लो और मुझे इसके कुछ पैसे दे दो। इस अंगूठी के आपको मैं 5,000 ही दे सकता हूँ पीलू बहन। पीलू उन 5,000 को लेकर एक छोटी सी किराए की झोपड़ी में चली जाती है। इन पैसों से तो एक ही महीने का गुजारा होगा। उसके बाद मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। मुझे कुछ काम शुरू कर देना चाहिए, लेकिन इतने पैसे से मैं सिर्फ रोटी बनाने का काम ही शुरू कर सकती हूँ। फिर अगले ही दिन से पीलू रोटी और आलू की सब्जी बनाकर एक चौक में बेचने लगती है। रोटी सब्जी ले लो, रोटी सब्जी, गर्मा गर्म रोटी सब्जी, ताजी ताजी रोटी सब्जी ले लो। तो वहाँ सुंदरी आती है और पूछती है, बहन, एक प्लेट रोटी सब्जी कितने की होगी? सिर्फ 20 रुपए की 3 रोटी और सब्जी है। एक प्लेट मुझे देना। तो सुंदरी रोटी सब्जी खाती है। वाह बहन, तुमने तो कमाल की रोटी सब्जी बनाई है। ये लो पैसे, मैं और भी लोगों को तुम्हारे पास भेजूंगी। गरीबों को इतना स्वादिष्ट और अच्छा खाना नसीब नहीं होता।
वो सब बहुत खुश होंगे। घर लौटते समय पीलू को दो भिखारी चिड़िया मिलते हैं। पीलू उन दोनों चिड़ियों को रोटी दे देती है। इस तरह से जल्दी ही पीलू की दुकान चल निकली और उसके पास इतने ग्राहक आए कि वो अकेले काम नहीं कर सकती थी। पीलू रोज रोटियां बनाती और 2 रोटियां वो उन भिखारी चिड़ियों को दे देती थी। मेरी रोटी सब्जी लोगों को बहुत पसंद आ रही है, लेकिन अब मुझे और लोग चाहिए होंगे। क्यों ना मैं उन भिखारी चिड़ियों को काम पर रख लूं? सुनो, तुम दोनों यहाँ पर भीख मांगती हो, मैं तुम्हें काम दे सकती हूँ अपनी दुकान में, अगर तुम करना चाहो तो। बहन, मेरा नाम लवली है। मैं एक अमीर घर से थी, लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं यहाँ हूँ। मैं भी अच्छे घर से थी बहन, मेरी भी यही कहानी है। हम तुम्हारे साथ काम करेंगे और मेहनत से पैसे कमाएंगे। ये सुनकर पीलू बहुत खुश हो जाती है और फिर तीनों चिड़िया मिलकर टिफिन का काम शुरू कर देते हैं और बहुत जल्द ही पूरे जंगल में सिर्फ पीलू का टिफिन चलता है। पीलू अपनी आमदनी का 3 हिस्सा कर देती है और तीनों बहुत अच्छे से रहने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन पीलू का बेटा उसकी दुकान में आता है। माँ, तुम तो बहुत मेहनती हो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। अब मुझे पछतावा होता है कि मैंने तुम्हें किस हाल में छोड़ दिया था। बेटा, अब मैं दूसरे बूढ़े लोगों को मदद करूंगी, तू चिंता मत कर। तुम लोग मेरे बच्चे थे और रहोगे। फिर उस दिन से टिल्लू भी अपनी माँ का उसके काम में हाथ बटाने लगा और पूरी ईमानदारी से बुजुर्गों के लिए काम करने लगा। फिर वो सब हंसी खुशी रहने लगे। चुलबुल नगर के गांव में सुंदरी चिड़िया बहुत घमंडी और अमीर जमींदारिन थी। वो गरीब लोगों को ब्याज पे पैसे उधार देती थी और जब गरीब उसे उधार के पैसे लौटा नहीं पाते थे तो वो उनकी जमीन को हड़प लेती थी। ऐसे ही एक दिन बबली उसके पास पैसे उधार लेने के लिए जाती है। सुंदरी सेठानी, आप मुझे 1 लाख उधार दोगी क्या? मैं आपको अगले साल वापस कर दूंगी। मुझे कैसे पता कि तुम मुझे पैसे वापस कर दोगी? तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानती हूँ। मैं यही इसी जंगल में रहती हूँ। सेठानी जी, गरीब किसान हूँ, छोटी सी जमीन है मेरी। अच्छा, तो तुम मुझे अपनी जमीन गिरवी रख दो, मैं तुम्हें पैसे उधार दे दूंगी। वैसे कितनी बड़ी जमीन है तुम्हारी? मेरी 10 एकड़ की जमीन है, आप गिरवी रख लो। ठीक है, यहाँ अंगूठा लगाकर पैसे ले जाओ, लेकिन याद रखना, पैसे नहीं चुकाए तो जमीन मेरी। फिर बबली उन पैसों से खाद और दवाइयाँ लाती है और खेत में दिन रात बहुत मेहनत करके फसल उगाती है। इस बार उसकी अच्छी फसल हुई थी। ऐसे ही एक दिन सुंदरी उसके खेत के पास से निकल रही थी। तभी उसकी नजर बबली के खेत में जाती है। अरे वो टिल्लू, कहाँ घूम रहा है? ये बता कि ये खेत किसका है जिसमें इतनी बढ़िया फसल उगी है? सेठानी जी, ये खेत बबली का है। उसी बबली का जिसने मुझसे पैसे उधार लिए हैं? अरे वाह, इसका मतलब ये जमीन और ये फसल और इसका मुनाफा मेरा हुआ। फिर सुंदरी बबली से मिलती है। क्यों बबली, इस बार तो तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है, लगता है बहुत मेहनत करी हो। जी सुंदरी जी, मैं फसल बेचकर आपका उधार लौटा दूंगी। उसके बाद घर में बेटी भी है, उसकी शादी भी करनी है। ठीक है, ब्याज मिलाकर 3 लाख दे देना। क्या? लेकिन मैंने तो बस 1 लाख ही उधार लिए थे सेठानी जी। हाँ, तो ब्याज चढ़ा के और 2 लाख हो गए हैं। तुम अनपढ़ गंवार लोग कुछ नहीं समझते। ये तो अन्याय है सुंदरी जी। फालतू की बात मत कर, नहीं तो मैं तुझे घर में भी नहीं रहने दूंगी। मैं आपके पैसे नहीं चुका पाऊंगी। नहीं, आप मेरी जमीन ही रख लो। शाम में बबली अपने घर आई और अपनी बेटी पीलू को रोते रोते सब कुछ बता दी। मैं उस लालची सेठानी को देखती हूँ, वो अपने आप को क्या समझती है। आप चिंता मत करो माँ, अब मैं उससे सभी चिड़ियों की हड़पी हुई जमीन वापस करवाऊंगी।
पीलू अपनी सहेली हरी तोती के साथ एक प्लान बनाती है। दोनों सहेलियां एक छोटी सी खेत की जमीन में एक नकली पेड़ लगाती है और फिर उस पेड़ को लाल रंग से रंग देती है। फिर वो दोनों उसकी डालियों में सोने, चांदी, डायमंड्स के गहने चिपका देती है, जिससे ऐसा लगता है कि वो गहने उसी पेड़ के फल हो। अब आएगा मजा, लालची सुंदरी कैसे फंसेगी देखना। इसके बाद पीलू चिड़िया हरी तोती के साथ जानबूझकर सुंदरी के पीछे जोर जोर से बातें करती है। अरे तूने देखी क्या उस लाल पेड़ को जो उस खेत में उगा है? उसमें से फल की जगह गहने उग रहे हैं। नहीं तो चल दिखा मुझे। ये सुनकर सुंदरी पीलू और हरी के पीछा करने लगती है। जब वो दोनों खेत पहुंचते हैं तो अरे क्या ये असली सोने जवाहरात है? सेठानी जी, आप कब आ गई यहाँ? खैर हमने तो हीरे जवाहरात कभी नहीं देखे हैं। आप खुद ही देख लो कि सोना चांदी हीरा असली है कि नहीं। वैसे सेठानी जी, आपको बता दूं कि कल बहुत बड़े जमींदार आ रहे हैं जो इस जमीन को खरीद लेंगे, इसके साथ ये पेड़ भी। ऐसा क्या? तो एक बार मुझे इसके गहने दिखाओ। फिर पीलू और हरी तोती गहने दिखाते हैं। अरे ये तो सही में हीरे हैं, हीरे। चलो अच्छी बात है, अब हम ये जमीन उस शहर वाले सेठ को बेच देंगे। नहीं नहीं, ये जमीन तो मुझे चाहिए। लेकिन आपके पास इतने पैसे हैं क्या सेठानी जी? अरे पीलू, तुम गरीब लोग गरीब ही सोचोगे। इसके लिए तो मैं अपनी पूरी जमीन जायदाद बेच दूंगी, लेकिन मैं इस पेड़ की जमीन को खरीद के ही रहूंगी। ठीक है, तो फिर सौदा पक्का। आपकी पूरी संपत्ति के बदले में ये जमीन। ये लीजिए इस जमीन के कागजात। लेकिन पहले आप अपनी संपत्ति के कागज मेरे नाम कर दीजिए। फिर सुंदरी अपनी पूरी संपत्ति, जमीन, जायदाद, गाड़ियाँ, हवेली पीलू के नाम कर देती है और उस छोटी सी पेड़ वाली जमीन को बदले में ले लेती है। अगले दिन कुछ लोग उस पेड़ के पास इकट्ठा होते हैं। क्यों गरीब लोग, कैसा लगा मेरा ये गहनों का पेड़? जरा हमें भी दिखाना गहने सेठानी जी। ये देखो। फिर सुंदरी उन्हें गहने दिखाती है। तभी टिल्लू के बगल में खड़े हुए पक्षी के हाथ से उस हार में पानी गिर जाता है और उसका सुनहरा रंग मिट जाता है। अरे ये क्या, पीलू मुझे लूट ली, बर्बाद कर दी। ये तो नकली लोहे की चेन है जिस पर सोने का नकली रंग लगा हुआ था। इस तरह से सुंदरी को उसकी धोखाधड़ी की सजा मिल जाती है और पीलू की मदद से बबली और बाकी जंगल के पक्षियों को उनकी लूटी हुई जमीन वापस मिल जाती है। फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। भोजपुर गांव के जंगल में पीलू चिड़िया एक साधु के पास जाती है। साधु महाराज जी, मुझे कोई तरीका बताइए जिससे मैं लोगों के मन की बात जान सकूं। लोगों के मन की बात जानना बहुत कठिन होता है बेटी, लेकिन तुम्हें मैं एक सैनिटाइजर देता हूँ। तुम इससे जिस पर भी छिड़काओगी वो सच बोल पड़ेगा। अभी टीचर्स डे आने वाला है, मैं इससे बच्चों के मन की बात जान सकूंगी और उन्हें एक बेहतर स्टूडेंट बना दूंगी। ठीक है बेटी। अगले दिन फिर पीलू स्कूल जाती है और क्लासरूम में आती है। बंटी, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया है? ओ ना मैडम जी, टीचर्स डे की तैयारी कर रहा था तो टाइम कैसे निकला पता ही नहीं चला। पीलू उस पर साधु का दिया हुआ सैनिटाइजर छिड़का देती है और वो सच बोलने लगता है। मैडम जी, मैं सो रहा था, मोबाइल में गेम खेल रहा था, होमवर्क करने का मन नहीं था और टीचर्स डे कब है मुझे पता ही नहीं। अब बोले ना असली बात। बंटी को पनिशमेंट मिलती है। कालू ये सब देखकर सोचता है, मैं ये सैनिटाइजर चुरा लूंगा। कालू पीलू के बैग से चुपचाप सैनिटाइजर चुरा लेता है। फिर वो मजे लेने लगता है। वाह भाई साहब, आपके बेटे को तो बहुत अच्छी नौकरी लगी है। कालू उस पर सैनिटाइजर छिड़का देता है। मेरा बेटा आपके बेटे से ज्यादा टैलेंटेड है। आपका बेटा रिश्वत देकर नौकरी में लगा है। अरे क्या बकवास कर रही हो?
और कालू हंसता है। शाम में कालू पीलू और उसके पति जाबाज के घर के पास जाते हैं। क्यों जाबाज जी, आज भी आप घर लेट आए हो? कहाँ थे? वह एक दोस्त से मिलने अस्पताल गया था। कालू उस पर सैनिटाइजर छिड़का देता है। अरे मैं कोई अस्पताल नहीं गया था। तुम टीचर हो ना, तो तुम्हारी डांट से डर लगता है तो थोड़ा झूठ बोल दिया। मैं तो बार में गया था। हाँ, अभी मजाक चकाती हूँ तुमको। जाबाज की झाड़ू से पिटाई हो जाती है। ये देखकर कालू बहुत ही खुश होता है। तभी पीलू उससे सैनिटाइजर छीन लेती है और कालू को डांट लगती है। कालू, ये तुम स्टूडेंट्स के भले के लिए था, तुम्हारी मस्ती के लिए नहीं। अब तुम टीचर्स डे में 5 ऐसे लिख कर लाओगे। अगर कोई बहाना बनाए तो याद रखना, मेरे पास ये सच उगलने वाला सैनिटाइजर है। जी मैडम। ये सुनकर कालू वहाँ से भाग गया। अरे पीलू, ये साधु का दिया सैनिटाइजर इतना असरदार है, ये तुम इससे कड़क की मदद क्यों नहीं करती? सुना है वो एक बहुत बड़े चोर को पकड़कर लाया है, लेकिन वो पैसा कहाँ छुपाया है ये नहीं बता रहा है। मेरा भाई इंस्पेक्टर कड़क की भी मैं इसी सैनिटाइजर से मदद करती हूँ। फिर पीलू कड़क के पास पुलिस स्टेशन जाती है। कड़क भाई, ये सैनिटाइजर लो और इस चोर पर छिड़का दो। पीलू के कहने पर कड़क वैसा ही करता है और चोर पूरा सच उगल देता है। फिर सभी बच्चे पीलू को टीचर्स डे पर बहुत सम्मान देते हैं। कालू उस पर 5 ऐसे पूरी ईमानदारी से लिख कर लाता है और सरकार भी पीलू को टीचर्स डे के दिन चोर से पैसा निकलवाने के लिए इनाम देती है। इस तरह से पीलू एक अच्छी टीचर होकर सभी स्टूडेंट्स का जीवन सुधारने में कामयाब होती है।